नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा स्वतंत्र रूप से लॉ की प्रैक्टिस कैसे करें। हाउ टू प्रैक्टिस लॉ इंडिपेंडेंटली। मित्रों, जैसा कि आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपने मेरे इस चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का या वीडियो क्लास करने का यूट्यूब पर जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो एडमिशन लेना चाहते हैं लॉ की कॉलेजेस में, या फिर जो परीक्षा दे चुके हैं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देना चाहते हैं, और या फिर जो लोग नए नए प्रैक्टिस में उतरे हैं, या फिर जो लोग जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों को मैं समाहित करके के ये मेरा वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे कई पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। मैं उन पुस्तकों का यहाँ कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो जस्ट स्क्रीनशॉट पे दे दिया हूँ मैं। आप यदि अमेज़न पर जाएंगे, मेरे नाम को आप टाइप करके के सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी पुस्तकें वहाँ मिलेगी। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य इस वीडियो में आपके साथ पुस्तकों को बिक्री करने का नहीं है। आप जो भी प्रश्न मेरे से करना चाहें, निसंकोच बिना किसी हिचक के आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, और उसका यथासंभव मेरे को यदि जानकारी होगी तो मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आपने यदि मेरे इस वीडियो को अब तक यदि ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। चले, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से लॉ की प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति आपको करनी चाहिए। और इसमें देखिए, कई लोग जो है, कई अधिवक्ता चाहते हैं कि किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करें या किसी सीनियर के पास रह के काम सीखें, और कई लोग अपने स्वयं की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उनके लिए मैं आपको विशेष करके यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ जो स्वयं की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो एडवोकेट्स होते हैं जो पढ़ के परीक्षा देते हैं, और एक एडवोकेट होते हैं जो किसी प्रकार परीक्षा देने के समय पढ़ लिए और परीक्षा दे दिए। वो अपने आत्म मूल्यांकन को वो करें कि वो कितने डेप्थ तक पढ़ाई किए हैं। बिना डेप्थ में पढ़ाई किए आप लॉ की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। इसलिए यदि आपने अब तक यदि परीक्षा पास कर ली है और आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो आप उस पढ़ाई को पुनः शुरू कर दें, और धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से करें कि ताकि आप जब यदि कार्य के क्षेत्र में प्रयोग में जब जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और उसका मूल्यांकन आप कर पाएंगे कि आप कितने सक्षम हो पाए। जो निम्न बातें आपको ध्यान देने की है। जब आप योग्य रूप से अपने पढ़ाई पूरी करेंगे, जिसमें आपने यदि एडवोकेट की डिग्री ले ली है, ये सही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी सक्षम हो गए हैं और आपने सब विषय पर अपनी ऑथेंटिकेटी पूरी पढ़ ली है। हो सकता है आपको परीक्षा प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे उसके समाधान की तैयारी की हो, लेकिन आपको उससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ी पूरी किताब पढ़नी चाहिए, विषय पर आपको कमांड होना चाहिए, और तभी आप निर्णय लेने की क्षमता बनेगी, विषय को आप समझ सकेंगे और अदालती प्रणाली की सही प्रक्रिया आप समझ सकेंगे। ये जब यदि होगा तब आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, और जब आत्मविश्वास जगेगा तो आपके अंदर में स्वाभिमान भी होगा और अभिमान भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि स्वाभिमान तो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान ना करें। और एक बात और आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, कानून बहुत सरल है लेकिन इसकी प्रणाली बहुत पेचीदा है, इसलिए आपको अदालती प्रणाली से परिचय होना पड़ेगा।
अब आगे मैं जो दूसरा सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि एक अधिवक्ता को किस किस क्षेत्र में कार्य करने की संभावना बनती है। तो नीचे मैं एक सूची दे रहा हूँ, उस सूची पे भी मैं आपके साथ में थोड़ी बातें शेयर करूँगा जो आप समझें। देखिए, एक तो सिविल प्रोसीड्योर एक्ट के अंतर्गत में दीवानी अदालतें हैं, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, और फिर हाई कोर्ट्स हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट्स हो गए। ये तो कोर्ट का एक ढांचा है जो अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक्ट के अंदर में, दीवानी एक्ट के अंदर में, दीवानी क्षेत्र के अंदर में आपको कई सारे कार्य करने की सुविधा है, जिसमें देखिए, एक तो आपको संपत्ति के संबंध में प्रॉपर्टी एडवाइजरी के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के तमाम विवाद है, उनके रजिस्ट्रेशन है, लैंड खरीद बिक्री है, रजिस्ट्रेशन है, सर्चिंग है, कई तरह के मामले आते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित है। और उसमें फिर विल भी आ जाती है, प्रोवेट भी आ जाता है, और भी कई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कई मामले उसमें जुड़ जाते हैं। फिर फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट के अंदर में आप जैसे पारिवारिक न्यायालय के जो कोर्ट होते हैं, उसके अंदर में जो पारिवारिक परिवार से संबंधित जितने भी हस्बैंड वाइफ से, बच्चे से, परिवार से, माता पिता से लेके के जो भी विवाद होते हैं, उसका निपटारा होता है। फिर आप देखिए कि एक स्पेशलाइजेशन ऑफ विल हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, वसीयत हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवेट हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर। कंज्यूमर कोर्ट्स है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, और फिर लोक अदालत है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि ये जो वित्तीय विवाद जो है, कमर्शियल कोर्ट्स है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आज की तारीख में काफ़ी इसका प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप यहाँ भी इस कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक DRD कोर्ट है, DRD ट्रिब्यूनल्स है, यहाँ भी आप अच्छी प्रैक्टिस आपको हो सकती है। यदि आप यहाँ पर कमांड करेंगे तो यहाँ भी आपको प्रैक्टिस होगी। ये यहाँ पर देखिए, ये 2 एक्ट काम आते हैं। ये 2 एक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, द रिकवरी एंड डेट बैंक्रप्सी एक्ट, और जो है सरफेसी। तो ये 2 एक्ट यहाँ पर काफ़ी प्रयोग है, और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी माने इस एक्ट नहीं है। आप इस एक्ट को 2 दिन में समझ सकते हैं, लेकिन आपको काम की प्रणाली को समझने में आपको हो सकता है कि 2 साल लग जाए। और ये इसके जो टारगेट होते हैं, कस्टमर टारगेट होते हैं, ये बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। यहाँ पे देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और आर्बिट्रेशन एक्ट। देखिए, जो हायर परचेज में कई गाड़ियाँ फाइनेंस होती है, उसकी रिकवरी होती है, उसकी रिकवरी के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट में एक सेक्शन 17 के अंतर्गत जो है एक ऑर्डर पास होता है। उस ऑर्डर के आधार पर गाड़ियों को रिकवर सीज किया जाता है। जो प्रॉपर्टी जैसे मान ली कि वो किस्ती फेल हो गया है, तो उसको सीख गया। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वैसे हालांकि आजकल जब से ECS प्रणाली आई है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव कम होते जा रहा है। फिर भी अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अभी चल रहा है। धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि ये एक धीरे धीरे उपयोगी नहीं रह जाएगा। फिर एक बहुत ही नई चीज़ आ गई है अभी, रेरा, जो संपत्ति से लेकर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जैसे पैसे लेके बैठ जाती थी, बिल्डिंगें नहीं बनाती थी, काफ़ी जो बायर्स थे उसके साथ में जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करती थी, बायर्स को परेशानी होती थी, उसको लेके के 2016 में रेरा बोल के एक एक्ट बना, और ये सभी स्टेट में लागू है, भारत के सभी स्टेट में लागू है। वहाँ पर अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, अलग उसकी अथॉरिटी बनी रहती है। उसी अथॉरिटी के अंदर में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसी अथॉरिटी के अंतर्गत जो है किसी प्रकार का यदि प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट, यदि बायर्स और सेलर के बीच का कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो वहीं पर हेयरिंग होती है, वहीं पर सुनवाई होती है। ये काफ़ी एक नया क्षेत्र है और ये काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। इस क्षेत्र में भी आप जो है प्रयास कर सकते हैं।
और फिर आपको देखिए इंश्योरेंस कंपनी के जो टारगेट हैं, इसमें मेडिकल है, मोटर इंश्योरेंस है, डेथ केस है, ये जो है इंश्योरेंस कंपनी के रेगुलेटरी है, इसमें ऑम्बर्डसमैन भी है। तो ये जो क्षेत्र है, इसके अलावा देखिए फौजदारी केस है, कंपनी मामले हैं, आयकर के जो मामले हैं, जीएसटी के मामले हैं, पैनल वकील्स के मामले हैं, सर्विस एंड सर्विसेज। देखिए सर्विस देना अलग बात है और सर्विस करना अलग बात है और सर्विसेज देना अलग बात है। ये जो है मैं आगे इस विषय अगले वीडियो पे मैं आपसे बात करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो पिछले जो मेरे जो वीडियो बने हैं उसका डिस्क्रिप्शंस में अपने उसकी सूची में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको सुविधा होगी उन वीडियो को देखने में। और साथ साथ स्क्रीन पे भी मैं उसके कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा जो आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।